हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। और जो हमारे इस यूट्यूब पर जो है 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको जो है चैप्टर नंबर 5 समझाने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ। इसमें क्या है आपका, इस चैप्टर का नेम है आपका क्या, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आप पीरियोडिक टेबल के बारे में और प्लस में उसकी क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया, या फिर क्या क्या चेंजेस हुए टाइम टू टाइम, प्लस में एलिमेंट के बारे में ऑल ओवर सारी डिटेल्स जो है आपको इस चैप्टर के बारे में मिलने वाली है। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो इसमें फर्स्ट है हमारे इन साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं, कौन है, डॉबेराइनर। तो डॉबेराइनर जो आपके साइंटिस्ट हैं वो कैसे साइंटिस्ट हैं, वो जर्मन केमिस्ट हैं जिनका फुल नेम है J.W. डॉबेराइनर। ठीक है, जिन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ ट्रेड्स दिया था। कब दिया था, 1817 में दिया था। क्लियर, 1817 में इन्होंने लॉ ऑफ ट्रेड्स दिया था। अब इसका नाम लॉ ऑफ ट्रेड्स क्यों पड़ा, ये देख लेते हैं। देखो, इन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टीज़ बताई थी ना, इन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज करा वो इस बेसिस पे करा, किसके बेस पे, वेट के बेस पे। ठीक है, किसके बेस पे, वेट के बेस पे इन्होंने इसको अरेंज करा। और इनके अकॉर्डिंग 3 एलिमेंट्स के जो पेयर हैं, ठीक है, 3 एलिमेंट का जो पेयर है एटॉमिक वेट के बेसिस पे, उसमें जो बीच वाला एलिमेंट था ना वो फर्स्ट और लास्ट वाले के एवरेज के बराबर उसका वेट आता था। क्लियर। अब देखो, जैसे कि हमारा ये लिथियम है, क्या है, लिथियम है। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है ना वो कितना है, 6.94 है। ठीक है, और ये लास्ट है पोटेशियम। पोटेशियम कितना है, 39.1 है। ठीक है, और जो ये बीच वाला एलिमेंट है ना, सोडियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट है ना, सॉरी, वो कितना होगा, 23.0। ये जो है इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा। अब देखो, इसमें ये ट्राइड्स का मतलब यहाँ से याद रखो कि ये 3 पेयर जो है यहाँ पर, दैट मीन्स इसमें 3 एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। दैट मीन्स क्या है, इन्होंने क्या दिया था, ट्राइड्स लॉ दिया था। क्लियर यहाँ से ये चीज़। इसके बाद नेक्स्ट है आपके न्यूलैंड्स लॉ। न्यूलैंड्स जो आपके साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ या फिर ऑक्टेट लॉ। ठीक है, ऑक्टेट लॉ इसको क्यों कहते हैं, ऑक्टेट रूल क्यों कहते हैं। देखो, ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो कैसे साइंटिस्ट हैं, ये इंग्लिश केमिस्ट हैं जो कि जिनका पूरा नेम है J.A.R. न्यूलैंड्स। ठीक है, इन्होंने 1865 में, कब, 1865 में क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेट्स दिया था, जिसमें क्या था, इस लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है अपनी जो इस टेबल को या फिर अपने इस एलिमेंट को अरेंज करा था, किसके बेसिस पे अरेंज किया करा था, जो हमारे म्यूज़िक के जो हमारे सुर होते हैं, ठीक है, संगीत के जो सुर होते हैं, क्या होते हैं सुर, जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा, ये 8 सुर सुने होंगे आप लोगों ने। ठीक है, ये इस तरीके से सुर होते हैं, मा, पा, धा, नी, ऐसे करके होता है पूरा। ठीक है, तो जो अब इसमें एलिमेंट के नेम देख लो। एलिमेंट के नेम जैसे कि हमारा जो सा में था ना, वो था एक हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन के नीचे आता था आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद था आपका क्लोरीन। क्लोरीन के बाद था क्या, कोबाल्ट और निकल, और उसके बाद आपका नीचे था ब्रोमीन। ठीक है, इस तरीके से। और जो आपका ये सेकंड है उसमें आपका था क्या, लिथियम, सोडियम, सोडियम के जस्ट नीचे था पोटेशियम। और उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट वाले पे जब आते हैं तो इसमें क्या है आपका, बेरिलियम है। बेरिलियम के बाद आपका है मैग्नीशियम है, देन है कैल्शियम है। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑलमोस्ट जो है सारे चार्ट में आपका ये बुक में एनसीईआरटी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं मेनली आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आपका लिथियम है, ठीक है, लिथियम के जस्ट 8 एलिमेंट जब आप काउंट कर लोगे, जैसे कि ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8 नंबर पे आपका नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो कौन होगा, सोडियम होगा। क्लियर। जो लिथियम के जस्ट नीचे 8 एलिमेंट के बाद आएगा ना, उसकी प्रॉपर्टी लिथियम से सिमिलर होंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ प्लस में वेट, इन्होंने भी उसको वेट के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया हुआ था। ठीक है, तो इसमें मेनली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें मेनली 8 एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, 8 एलिमेंट के बाद जो दूसरा एलिमेंट होगा ना उसके नीचे, उसकी प्रॉपर्टी जो फर्स्ट वाला है ना उससे मिलती जुलती होगी। प्रॉपर्टी प्लस में उसका जो वेट है ना, वेट के बेसिस पे इन्होंने इसको अरेंज किया था, उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से सिमिलर होगी। 8 एलिमेंट के बाद आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। ठीक है,
इसी के बाद ये जो इनका रूल था वो कहाँ तक फॉलो हुआ, इनका ये इस तरीके से लिमिटेशंस में भी आप लिख सकते हो कि जो ये रूल था वो सिर्फ हाइड्रोजन से थ्योरियम तक ही अवेलेबल था, ठीक है। सॉरी, थ्योरियम नहीं है, थैलियम है, ठीक है। हाइड्रोजन से थैलियम तक ये जो आपका था वैलिड था। और यहाँ तक अब के जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में आप देखोगे ना, तो ये कितने नंबर पे है, ये 52 नंबर पे है। इसलिए है बिकॉज इसके जो कुछ एलिमेंट है बीच के, जब मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल हमारा बना तो उसमें क्या हुआ, कुछ चेंजेस होने की वजह से बीच के कुछ एलिमेंट को अदर जगह पर प्लेस कर दिया गया, और जो इस तरीके से कुछ चेंजेस होने की वजह से यहाँ पर इनके एटॉमिक नंबर जो है चेंज हो गए हैं अब, ठीक है। तो ये जब का है जब न्यूलैंड्स ने अपनी जो है यहाँ पर डिस्कवरी करी थी या इस तरीके से यहाँ पर रिसर्च की थी इन एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका ये मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल के बारे में, ठीक है। तो अब ये मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल के बारे में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था जो हमारा मेनली प्रोडक्ट टेबल बनाने का जो क्रेडिट है, ठीक है, मेनली जो प्रोडक्ट टेबल बनाने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, मेंडलीव को जाता है, क्लियर। और मेंडलीव को क्यों जाता है, क्योंकि इन्होंने ही मेंडलीव जो प्रोडक्ट टेबल है वो बनाने की स्टार्टिंग करी थी। इससे पहले किसी ने भी ये नहीं बोला कि प्रोडक्ट टेबल जैसा कुछ है, ठीक है। उन्होंने बस एलिमेंट को अरेंज करा डिफरेंट तरीके से, पर उन्होंने कहीं पर भी प्रोडक्ट टेबल का नाम नहीं लिया, क्लियर। और इन्होंने जो मेंडलीव ने भी वैसे इन सारी चीज़ों को अपने एलिमेंट को प्रोडक्ट टेबल के अंदर, प्रोडक्ट टेबल आप देखोगे ना तो कुछ इस तरीके की होती है, इस तरीके की आपकी प्रोडक्ट टेबल होती है। प्रोडक्ट टेबल के अंदर इन्होंने इन एलिमेंट को अरेंज करा, किस बेसिस पे अरेंज किया, उन्होंने अरेंज करा उस एलिमेंट की फिज़िकल प्रॉपर्टी प्लस उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और प्लस उसके एटॉमिक वेट के बेसिस पे उन्होंने इसको अरेंज करा, और साथ में किसके प्रोडक्ट, और यही चीज़ उनके प्रोडक्ट लॉ ने कही। अब व्हाट इज़ प्रोडक्ट लॉ, पीरियोडिक लॉ क्या होता है, हमारे मेंडलीव साइंटिस्ट जो हैं, मेंडलीव साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक लॉ दिया, क्या दिया, उन्होंने एक लॉ दिया जिसको कहते हैं पीरियोडिक लॉ, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल, सबसे लंबी टेबल, टेबल का जो लॉन्ग फॉर्म होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं, क्लियर। जो मेंडलीव ने एक लॉ दिया था जिसे कहते हैं पीरियोडिक लॉ, और इन्होंने अपने प्रोडक्ट टेबल के अंदर एलिमेंट को अरेंज करा, किस बेसिस पे अरेंज करा कि फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है उस एलिमेंट की, और प्लस में उस एलिमेंट के जो एटॉमिक वेट क्या है उस वेट के बेसिस पे उन्होंने इसको अरेंज करा, ठीक है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना है एलिमेंट का, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्शन किस तरीके से करते हैं, फास्ट रिएक्शन करते हैं, स्लो रिएक्शन करते हैं, नेचर में कैसे रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल से रिलेटेड, उनके बॉन्डिंग कैसे हैं, ठीक है। और जो आपकी आती है फिज़िकल प्रॉपर्टी, फिज़िकल प्रॉपर्टी होती हैं जैसे कि उसका कलर कैसा है, ठीक है, कलर हो गया, स्मेल हो गई, टेस्ट हो गया, स्मेल, टेस्ट, और लुक वाइज कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जिन चीज़ों को हम अपनी सेंस ऑफ ऑर्गेन्स के थ्रू पता लगाते हैं, क्लियर, किसके थ्रू पता लगाते हैं, सेंस के थ्रू पता लगाते हैं। जैसे कि हम उसे देख के बता रहे हैं सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो हम वो देख के बता रहे हैं अपने आइज़ के थ्रू। अगर हम उसे चेक करके बता रहे हैं कि वो पाउडर फॉर्म में है या फिर कैसा है, तो वो सारी चीज़ें हम किससे बता रहे हैं, अपनी स्किन के थ्रू। स्किन क्या है, एक सेंस ऑर्गन है, क्लियर। अगर हम उसका टेस्ट बता रहे हैं तो हम उसको स्मेल करके बता रहे हैं, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है इस तरीके से हो जाएंगी। इसके बाद है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या आया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ये था कि 2 मिनट ज़रा रुकिए। जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ये आया कि जो आपके मौसले हैं, ठीक है, जो आपके मौसले साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने 1930 में एक क्या कर दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया।
कब बताया? 1913 में। ये यहाँ पर है। हाँ, तो देखिए, जो हमारे मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, कौन है साइंटिस्ट? साइंटिस्ट जो हमारे मॉसले साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1913 में क्या करा? मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ दिया। ठीक है, उन्होंने अपना मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ दिया, और उन्होंने जो अपना मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ दिया था ना, उसी के बेसिस पे उन्होंने अपनी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल रेडी करी। इन्होंने अपनी प्रोडक्ट टेबल कुछ डिफरेंट तरीके से रेडी करी, और उसमें डिफरेंट तरीका क्या था? उन्होंने अपनी प्रोडक्ट टेबल में जो एलिमेंट को जो है प्लेस जगह दी, वो किस किस के बेसिस पे दी? एक तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे दी, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़, और प्लस में उन्होंने एटॉमिक वेट नहीं किसके बेसिस पे दी थी? उनने दी थी उसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। क्लियर? जो आजकल हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैं। और वो कैसी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल जो है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, वो हमारी जो है मॉसले ने ही दी थी। क्लियर? ठीक है, ये जो हमारी प्रोडक्ट टेबल थी वो किन्होंने दी थी? मॉसले ने दी थी। ज़रा इसको एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो देखिए, अब जो हमारे मॉसले थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या करा? उन्होंने जो प्रोडक्ट टेबल को अरेंज किया था, उन्होंने किस बेसिस पे किया था? हाँ, देखिए, इन्होंने जो है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को अकॉर्डिंग टू मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इन्होंने क्या करा था? उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और उसके कंपाउंड एंड प्लस में उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी, और साथ में वो किस तरीके से वर्क करते हैं और उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उस बेसिस पे उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल जो है रेडी करी थी, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या थे? 7 पीरियड्स थे और 18 क्या थे? ग्रुप्स थे। क्लियर? 17 पीरियड थे और 18 क्या थे? ग्रुप थे। और ये किस तरीके से थे, ये चीज़ें मैं आपको जो है पूरा नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपके पूरे प्रोडक्ट टेबल के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगी, प्रोडक्ट टेबल का चार्ट लाके। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ना ये कुछ चीज़ें डिस्कस कर देती हूँ कि होती क्या हैं। ठीक है, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं ये चीज़ें आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपका ये फर्स्ट है, क्या है? एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये जो आपका है एटॉमिक रेडियाई। अब देखो, एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? रेडियाई आपको पता है रेडियस होती है। अब देखो, कोई आपका एटम है, फॉर एग्जांपल ये क्या है? आपका हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, देखो हर एक एलिमेंट आपका है ना, कैसा होता है? स्फेरिकल शेप में होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप में होता है। हर एक एलिमेंट आपका कैसा होता है? स्फेरिकल शेप में होता है। और ये जो उसका स्फेरिकल शेप होता है, सेंटर से लेके, मतलब न्यूक्लियस जो उसका होता है, न्यूक्लियस से लेकर जो उसकी बाउंड्री है ना, साइड वाली जो इलेक्ट्रॉन बाउंड्री होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लास्ट सेल जो हमारी होती है। ठीक है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? रेडियाई कहते हैं। क्लियर? इसको हम देखो, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस
ऑफ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल है इलेक्ट्रॉन की, वहाँ से लेकर न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है उसी को हम एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये चीज़ें क्लियर हैं। इसके बाद है मैं आपको जो है जब चार्ट दिखाऊंगी तब बताऊंगी कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ती है या फिर लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है या क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर। अब है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है जैसे कि ये मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आपका ये सोडियम है, क्या है, सोडियम है। सोडियम का जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट सेल, ठीक है, इसके अंदर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमारा पहला इलेक्ट्रॉन हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये रिवॉल्व कर रहे हैं। देन मैं इसका नेक्स्ट सेल बनाती हूँ, जो आपका ये इसका नेक्स्ट सेल है, ये हमारा नेक्स्ट सेल हो गया जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हो गए, 8 9 10 हो गए इसमें। अब कितने और इलेक्ट्रॉन बच गए। अब आप कहोगे कि एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, तो ये जो मैंने लास्ट सेल बनाई है मैंने इसमें क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, आप मुझे बताओ। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये जाना चाहेगा किसी और के पास ताकि ये बैलेंस हो जाए, है ना। और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ये चीज़ें क्लियर है। कोई एलिमेंट जब अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर चार्ज होता है प्लस, और जब कोई एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर। अब देखो, आयनाइजेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है किसी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, ठीक है। किसी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने में जितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ती है, क्लियर। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी उसे हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल आपका एम कोई एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, आप उसे रिमूव करवा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी आपकी लग रही है, और आपके इसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करा, और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर चला गया। क्लियर। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में जितनी एनर्जी आपकी यूज़ होती है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर। अच्छा, मैं आपको ना अब एफिनिटी का बता देती हूँ कैसे होता है। देखो, ये फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन की ये फर्स्ट सेल है, ये एक सेकेंड, ठीक है। ये आपका क्या है, क्लोरीन है फॉर एग्जांपल के लिए। ये मैंने आपका क्लोरीन ले लिया। क्लोरीन की फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप मुझे बताओ कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है। देन अगर मैं इसकी नेक्स्ट सेल की बात करूँ तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप कहोगे इसमें होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। अब टोटल मुझे बताओ कितने हो गए, 8 9 10 हो गए। ठीक है। अब बताओ लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जो हम बात करें लास्ट सेल की, लास्ट सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट सेल में होंगे 7 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू मैजिक नंबर इसको कितने और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। आप कहोगे मैम इसको ना 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा किसी से। और अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। दैट मीन्स क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करा। ठीक है।
एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में या फिर ऐड करने में जितनी एनर्जी लगती है ना, उसी को निकलती है, सॉरी, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक्स आपका कोई हेलोजन ग्रुप है, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, जो मैंने आपको भी बताया। और एनर्जी कैसी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर। और उसके बाद जो है यहाँ पर अब नेक्स्ट देख लो, लास्ट छोटा सा कंसेप्ट आपका है यहाँ पर ये देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है जो हमारे एटम की जो टेंडेंसी होती है किसी अदर एलिमेंट से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, जो टेंडेंसी होती है किसी एटम की शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जैसे कि आपका ए है, ये किसी एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, देखो ये किस तरीके से जुड़ा हुआ होगा, जैसे कि Na और Cl की बात ले लिया, अभी मैंने आपको बताया, तो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो इसने Cl को दे दिया, Cl ने वो एक्सेप्ट कर लिया, इनकी बॉन्डिंग कैसी हुई, आयनिक बॉन्ड हुआ, जो यहाँ पर शो हो रहा है। आयन से बनने वाले बॉन्ड को ही आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और आपकी जो है नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि पीरियोडिक टेबल के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया हो, नहीं आया है तो आप वीडियो को अगेन देख लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।